अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ्स पाकिस्तान, अपने प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल पे आप सबको वेलकम कहती हूँ। आज का जो प्रोग्राम है बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम है और रोज़े के हवाले से हम बात करेंगे, साथ ही साथ डिस्कस करेंगे कि क्यों रोज़े में जो है वो यूरिक एसिड इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। यूरिक एसिड पे हम बात करेंगे। यूरिक एसिड वैसे ही एक पेनफुल कंडीशन है, लेकिन रोज़े में अमूमन देखा गया है कि बहुत सारे पेशेंट ये कंप्लेंट करते हैं कि यूरिक एसिड की ज़्यादती हो जाती है, उसका लेवल इंक्रीज़ कर जाता है। तो इस हवाले से हम बात करेंगे अपने डॉक्टर से, अपनी माहिर ग़िज़ाइयत से बात करेंगे। नाज़रीन, आपको बताती चलूँ कि ये जो यूरिक एसिड है वैसे तो एक वेस्ट प्रोडक्ट है, लेकिन इसका एक बहुत बुनियादी रोल भी है हमारी बॉडी में और इसकी वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी आती हैं। हम बात करेंगे कि कैसे हम इससे एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए, अपनी डाइट को मैनेज करते हुए और किस तरह अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन को लेते हुए इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं अगर इसका लेवल इंक्रीज़ कर जाता है या कोई कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। तो सबसे पहले वेलकम कहती हूँ अपने गेस्ट को और आपको तारुफ़ करवाती चलूँ। हमारे साथ हमारे पैनल में मौजूद हैं हमारी माहिर ग़िज़ाइयत डॉक्टर सहर तस्कीन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सहर तस्कीन, आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक्स अ लॉट। और आपके साथ हैं डॉक्टर आयशा नासिर, ये होम्योपैथिक एक्सपर्ट हैं और काफ़ी टाइम से जो हैं वो अपनी एक्सपर्टीज़ दे रही हैं इस प्रोफेशन में और साथ ही साथ ये हीलर भी हैं और ये हमें बताएंगी इस हवाले से कि यूरिक एसिड का जो रोल है, हम इसके हवाले से बात करेंगे। तो बाकायदा अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आपको भी वेलकम कहते हैं डॉक्टर आयशा कि आपने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आपका जी। तो नाजरीन, रोज़े के हवाले से हम बात करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर आयशा, आपसे क्वेश्चन है कि आप हमारे नाजरीन को बताइए कि ये यूरिक एसिड क्या है, ये तेज़ाबी मादे कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स। यूरिक एसिड जिसको हम बेसिकली ये कहते रहते हैं कि ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है, लेकिन ये वेस्ट प्रोडक्ट उस वक्त बनता है जब हमारे ब्लड में इसका लेवल की नॉर्मल जो वैल्यू है उससे इंक्रीज हो जाए। ठीक है, ये जो है ये कंपाउंड है कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का। और इसका फंक्शन भी हमारे बॉडी में है। इसका फंक्शन ये है कि ये प्रोडक्शन है, ये प्रोडक्ट करता है आयंस को, साल्ट को। और इसके अलावा जो है ये हमारी बॉडी के टिश्यूज की जो है ना वो हीलिंग, रिपेयरिंग में हेल्प आउट करता है। और जो इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हमें मिलता कहाँ से है, हमें मिल कहाँ से रहा है? ये हमें हाई प्रोटीन डाइट से। जो हाई प्रोटीन डाइट होती है, जस्ट लाइक जैसे ऑर्गन मीट होता है, गोश्त हो गया, कलेजी हो गई और फेफड़े हो गए, पाए हो गई, मतलब ये जो ऑर्गन मीट डाइट है इसमें हाई प्रोटीन डाइट होती है। इसके अलावा प्रोसेस फूड में ये हमें मिलता है और ये हम ग़िज़ा के जरिए लेते हैं। प्रोटीन जो है, जब प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है हमारी बॉडी में, यानी कि मेटाबॉलिज्म को अगर हम सादा अल्फाजों में कहें तो प्रोटीन जब हजम हो रही होती है, हजम होने के प्रोसेस से गुजर रही होती है हमारी बॉडी में, निजाम इंतजाम में, तो प्रोटीन का जो लास्ट स्टेज ऑफ मेटाबॉलिज्म होता है उसमें प्यूरिन बनती है। ठीक है ना, प्रोटीन की ब्रेकडाउन एंड प्यूरिन के ब्रेकडाउन से। और जब प्यूरिन की ब्रेकडाउन होती है तो वहां से यूरिक एसिड जो है ना उसकी प्रोडक्शन होती है, वो रिलीज होता है हमारे ब्लड। और फिर इसके 70% ये जो है किडनी के जरिए रिलीज हो जाता है, 30% ये इंटेस्टाइन्स के जरिए, थ्रू द इंटेस्टाइन्स जो है ये हमारे बॉडी से सिक्रीट हो जाता है। लेकिन इसकी एक नॉर्मल वैल्यू जो है मेल में हमें जो मिलती है वो 3.5 से लेकर 7 mg तक है, और फीमेल में जो है 2.5 से लेकर 6 mg तक है। लेकिन जब ये अपने नॉर्मल वैल्यू से इंक्रीज करेगा, प्रॉब्लम तब आएगी। ये सही। हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। अक्सर लोग कहते हैं ये वेस्ट प्रोडक्ट है, नहीं, ये वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। ये वेस्ट प्रोडक्ट, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो तो सीक्रेट हो जाता है हमारे किडनी के थ्रू। इसका तो वर्कआउट भी है हमारी बॉडी में। लेकिन हाँ, अगर ये अपने नॉर्मल वैल्यू से इंक्रीज करता है हाई प्रोटीन डाइट लेने की वजह से, या किडनी का फंक्शन, अगर कोई किडनी की प्रॉब्लम हो गई है, कोई किडनी की डिजीज हो गई है, कोई स्टोन है या इन्फेक्शन है, तो उससे किडनी डैमेज हो रही है, सीकेडी है, उससे किडनी डैमेज हो रही है, तो भी जो है वो यूरिक एसिड
हमारी जो है ब्लड में इंक्रीज कर जाता है। बहुत बेशक अगर बेहतरीन। हम हाई थैंक यू डॉक्टर आयशा, आपने हमें बहुत अच्छे तौर पे बहुत डिटेल में हमारे नाजरीन को बताया कि यूरिक एसिड क्या है। नाजरीन, आपको सिंपल वर्डिंग में बताती चलूँ कि जिस तरह से मेडिकली पैथोफिजियोलॉजी बताई हमारी डॉक्टर ने बहुत अच्छे तरीके से कि कैसे ये बनता है, कहाँ पर इसका जो है वो सिलसिला स्टार्ट होता है और कहाँ ख़राबी पैदा होना शुरू होती है। यहाँ आपको ये भी बताती चलूँ कि क्रिस्टल लाइक नीडल लाइक क्रिस्टल्स होते हैं, उसकी फॉर्म में ये हमारे जॉइंट्स के गिर्द में जमा होना शुरू हो जाता है और जॉइंट्स पेनफुल होते हैं। और एक रिसर्च के मुताबिक 15 लाख के करीब लोग हड्डियों की तकलीफ़ों का शिकार हो जाते हैं और इसी वजह से इस किस्म के प्रॉब्लम सामने आते हैं। और उसमें जो रोल होता है वो यूरिक एसिड का भी होता है, जिसकी वजह से बोन्स के प्रॉब्लम भी सामने आते हैं। जैसे डॉक्टर साहिबा ने कहा कि पथरी की फॉर्मेशन होने लगती है, स्टोन फॉर्मेशन होने लगती है, गुर्दे के अमराज आने लगते हैं सामने। तो इस किस्म की कंडीशन सामने आती हैं। और जैसा कि उन्होंने प्रोटीन के हवाले से बात की कि प्रोटीन जो है इसमें अहम किरदार करती है, अभी हम अपनी माहिर ग़िज़ाइयत से भी इस हवाले से बात करेंगे। तो एक परफेक्ट जो रेसिपी होती है यूरिक एसिड के लिए कि अगर यूरिक एसिड जो है वो बढ़ जाता है तो उसके लिए अगर 3 चीज़ें आपकी डाइट में शामिल हैं तो ये बढ़ने के लिए, जिसे कहते हैं ना फ्लरिशिंग इन्वायरमेंट है, वो एक इन्वायरमेंट है कि उसमें ऐसा होगा। एक तो मीठा, एक प्रोटीन, तीसरी चीज़ कार्बोनेट्स। ये 3 चीज़ें जहाँ इकट्ठी हो जाती हैं वहाँ यूरिक एसिड डेफिनेटली इंक्रीज़ कर जाता है और फिर प्रॉब्लम सामने आती हैं। जी, तो यहाँ से हम बात करते हैं अपनी माहिर ग़िज़ाइयत के साथ, डॉक्टर सहर तस्कीन। आप हमें बताइएगा कि सबसे पहले तो ये बताइए रोज़े का और यूरिक एसिड का वैसे ताल्लुक़ क्या है, क्योंकि हम इसी हवाले से बात करेंगे कि रोज़े में अक्सर पेशेंट का यूरिक एसिड इंक्रीज़ कर जाता है, तो इसका क्या ताल्लुक़ है? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। बेसिकली रोजे की हालत हो या एक नॉर्मल कंडीशन हो, इसमें हम लोगों ने कोशिश ये करनी होती है कि लेस प्यूरिन रिच डाइट लें। आई मीन टू से ऐसी खुराक, प्यूरिन बेसिकली एक केमिकल कंपाउंड है, ठीक है। जब हम लोग जैसे डॉक्टर आयशा ने बताया कि जब हम लोग मीट वाले प्रोडक्ट्स या प्रोसेस्ड फूड ज्यादा ले रही होती हैं तो प्यूरिन एक केमिकल कंपाउंड है, उसकी अमाउंट बेसिकली ज्यादा होती है इन प्रोडक्ट्स में। डेट्स वाई आपका जो है यूरिक एसिड लेवल बढ़ना स्टार्ट रह सकता है। वैसे तो मैनी मोर रीजंस होती हैं, जैसा कि मोटापा भी है और भी बेशुमार रीजंस है। अब बात रही रोजे की हालत की, तो रोजे का ताल्लुक एज सच नहीं है यूरिक एसिड के साथ। कहने का मकसद ये है कि रोजे के तो बेशुमार फवाइद हैं, इन्फ्लेमेशन बॉडी में नहीं हो रही और हमें और भी वेट मैनेजमेंट हो रही है, बेशुमार फवाइद मिल रहे हैं। हाँ, अगर आपका पहले से यूरिक एसिड ज्यादा रह रहा है, आप मेडिकेशन पे हो, फिर रमजान में आपने अफ्तारी में प्रोसेस्ड फूड्स लेना स्टार्ट की हुई हैं या लेट नाइट सहरी से पहले पहले, तो अमूमन ये शिकायत देखने में आती है। लेकिन अगर आप फिजिकल एक्टिव हो और आप एक नेचुरल हेल्दी ऑर्गेनिक डाइट पे हो तो फिर आपका यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा। तो यूरिक एसिड जब बढ़ रहा है, जिसका भी मेडिकेशंस चल रही हैं, जो सा भी ट्रीटमेंट चल रहा है, उसके साथ साथ आपने खुराक का भी उतना ही ख्याल रखना है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर सहर, अभी आपने बात की खुराक के हवाले से और इस हवाले से कि पानी के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये भी देखा जाता है कि पानी का भी कोई रोल है इस सिलसिले में कि कमी या ज़्यादती यूरिक एसिड में हो जाती हो इस सिलसिले में? जी देखें, जिस तरह से अमूमन हम बहुत सारा सुनते हैं कि यूरिक एसिड किडनी स्टोन्स हो गए हैं यूरिक एसिड वाले, ठीक है। तो आप वाटर कंटेंट जब कम ले रहे होते हो तो ऑफ कोर्स आप बॉडी की जो किडनी फंक्शन है वो कह लें कि इन्फ्लेमेशन की तरफ जा रहा होता है। आप जो है बॉडी, आपके टॉक्सिन्स बॉडी से रिमूव आउट नहीं हो रहे, ठीक है। तो वो आपके किडनी में स्टोर होना शुरू हो जाते हैं। तो पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, तो वाटर इनटेक का भी उतना ही ख्याल रखना है। आप आसानी के साथ अपना फ्लूइड इंटेक कैलकुलेट किया जा सकता है। अमूमन हम लोग करंट बॉडी वेट के लिहाज से फ्लूइड इंटेक कैलकुलेट कर रहे होते हैं, जो पर डे एक अडल्ट के लिए कम से कम 8 to 9 ग्लासेस पर डे के हवाले से कंपलसरी है। फिर आपने ऐसी ड्रिंक्स लेनी है जो शुगरी ना हो और आपने प्लेन वाटर की कंजप्शन करनी है या डिटॉक्स वाटर, और भी बेशुमार रेसिपीज हैं, या कहवा वगैरह, जिससे जो है आपको यूरिक एसिड भी ना बढ़े, पानी की कमी भी ना हो और इन्फ्लेमेशन भी ना हो क्रिएट आपके किडनीज में। सही, बिल्कुल सही। और बहुत अच्छे तौर पे आपने गाइड किया। यहाँ नाज़रीन आपको बताती चलूँ कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि जिनमें ओवर यूज़ ऑफ वाटर भी जो है वो इंटॉक्सिकेशन होती है उसकी, यानी कि वो आपके लिए जहरीला साबित होता है, प्रॉब्लम बन जाता है। अब अगर कोई पेशेंट
एनासार्का का है या उसके पेट में पानी पड़ा हुआ है, इस किस्म की कंडीशन है, तो अगर पानी इधर पानी पीते जा रहे हैं तो वो प्रॉब्लम बन जाएगा, शिफा के बजाय प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। इसी तरह गुर्दे के पेशेंट भी जो हैं उनमें भी बेतहाशा पानी पीना समटाइम नुकसानदेह साबित होता है, तो ये इनटेक जो है डॉक्टर की कंसल्टेशन के साथ ही ठीक है। और सबसे ये देखते हैं हम, बहुत ज़्यादा नोट किया जाता है कि सहरी के टाइम में अगर पता होता है कि अब हमारा रोज़ा होगा तो पानी पीते जाते काइंडली ऐसा ना किया करें कि एक कैपेसिटी है इंसान की, उसके मुताबिक ही सब कुछ होता है। और एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, मैं हमेशा हर प्रोग्राम में ये बात करती हूँ और अपने लेक्चर्स में भी ये बात कहती हूँ कि ज़्यादती हर चीज़ की जो है वो डेफिनेटली प्रॉब्लम का बायस होती है। तो एतदाल अच्छा होता है। अगर आप पानी पी रहे हैं वक्फ़ों से पीजिए। इसी तरह से अफ्तार में भी जो है वो एकदम से पानी पी के अपने लिए प्रॉब्लम नहीं बनाएं, उसको वक्फे से थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी का इंटेक जारी रखें। पानी की बात हो रही है, स्टोन्स की बात हो रही है और किडनीज़ की हो रही है, तो डॉक्टर आयशा आप हमें गाइड कीजिएगा कि यूरिक एसिड की वजह से ये जो स्टोन फॉर्मेशन होती है, पथरियाँ भी सुना है बन जाती हैं, तो वाकई ही यूरिक एसिड से पथरियाँ बन जाती हैं? और अगर बन जाती हैं तो क्या होम्योपैथिक में उसका कोई हल मौजूद है? जी जी जी, यूरिक एसिड से भी पथरियां बनती हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि 70% जो एक्स्ट्रा यूरिक एसिड होता है वो किडनी के थ्रू ही, पेशाब के जरिए ही हमारी बॉडी से निकलता है। किडनी इसको फिल्टर करती है, लेकिन जब यूरिक एसिड जो है वो नॉर्मल वैल्यू से एक इंसानी जिस्म में बढ़ जाता है तो उसकी अकोमुलेशन होना स्टार्ट हो जाती है, सही। वो जमा होना शुरू हो जाता है किडनी में, क्रिस्टल फॉर्म में, यूरेट्स की फॉर्म में। और जो कैल्शियम की भी स्टोन्स बनते हैं उसमें भी ज्यादा लॉट ऑफ क्वांटिटी ऑफ यूरिक एसिड, यानी उसमें ज्यादा मिकदार की जो होती है वो यूरिक एसिड की होती है। जैसे ये ज्वाइंट्स में अकोमुलेट होना शुरू होता है, स्टार्ट हो जाता है ना टो में, स्पेशली अंगूठे में, इसी तरह ये किडनी में भी इसकी अकोमुलेशन स्टार्ट हो जाती है। वहां पर क्रिस्टल्स बन जाते हैं, स्टोन्स बन जाते हैं। और अगर वो उसका साइज छोटा हो स्टोन का, तो फिर अगर आपका वाटर इनटेक अच्छा हो, पानी पीने का, फ्लूइड लेने का इनटेक अच्छा हो, तो फिर तो वो नॉर्मली जो है वो ऊज आउट हो जाते हैं, निकल जाते हैं। लेकिन ये स्टोन की उस पर भी है, साइज पर भी है। अगर स्टोन बड़ा है तो फिर वो पेनफुल कंडीशन बन जाती है, वो यूरिटर में जाकर फंस भी सकता है। और होम्यो में अगर आप बात करते हैं मेडिसिन की, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तो बहुत सी एच हैं, बहुत सी मेडिसिन हैं इसमें जो किडनी स्टोन्स पे काम करती हैं। इसमें हमारे पास लाइको है, वल्वेरिस वल्गैरिस है, इसमें हमारे पास नक्स है, और कलकेरिया रेनालिस है, कलकेरिया कार्ब है, और बेसिलिनम हमारा बहुत अच्छा नोसोड है जो स्टोन को ब्रेक डाउन करने में बहुत हेल्प आउट करता है। और इसके अलावा भी अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स, मैम आपको तो मालूम होगा कि हम अकॉर्डिंग टू पॉजिटिव फैक्टर और अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स, तो उसके पे तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक मेडिसिन की जो है वो रेंज मौजूद है जो हम अप्लाई करते हैं और हमें फ्रूटफुल रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल सही, बहुत ही बेहतरीन डॉक्टर आयशा ने बताया। और नाजरीन ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम हमारी होम्योपैथी डील करती है और फिर बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट्स होते हैं और पेशेंट क्योर कर जाता है। यहाँ आपको बताती चलूँ कि बहुत बेहतरीन मेडिसिन का जिक्र किया आपने, लेकिन सेल्फ मेडिकेशन से परहेज़ कीजिए और डॉक्टर से कंसल्ट करके ही मेडिसिन का इस्तेमाल कीजिए। फ्रेजेरिया हमारी एक मेडिसिन है जो बहुत ही अच्छा काम करती है ब्रेकडाउन के सिलसिले में। और नाज़रीन बहुत ही अच्छी गुफ्तगू हो रही है, लेकिन हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात करें यूरिक एसिड के हवाले से और रोज़े के हवाले से बात करें कि क्यों बहुत सारे पेशेंट का यूरिक एसिड इंक्रीज़ कर जाता है उसका लेवल, और रोज़े में प्रॉब्लम होती है, बॉडी में पेन होना शुरू हो जाती है, मुख्तलिफ जॉइंट्स जो हैं वो पेनफुल हो जाते हैं। तो इस हवाले से हम बात करेंगे अपने डॉक्टर से। डॉक्टर आयशा, काइंडली आप हमें ये बताइएगा कि जब ऐसा होता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, तो कैसे हमारे नाजरीन को पता चले कि क्या अलामात होती हैं, कुछ ऐसी सिम्टम्स गाइडिंग बताइएगा कि पता चले कि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो उस तरफ तवज्जो की जाए। अच्छा जी, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आपने किया। सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए ना कि यूरिक एसिड बढ़ गया है। अब एक हमारे पास पेशेंट आ गया है या वो घर में है, अभी अपने घर में ही है,
उसका यूरिक एसिड इंक्रीज कर दिया है, रात को बिल्कुल सही सोया है और सुबह उठने पे फर्स्ट साइन जो हमें वो मिलता है वो ये मिलता है कि जो आपके पाँव का अंगूठा है उसमें स्वेलिंग आ जाती है। ठीक हो गया। वहां पर पाँव के अंगूठे के जोड़ में यूरिक एसिड की अकोमुलेशन शुरू हो जाती है, वहां पर जमा होना क्रिस्टल शुरू हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। तो पाँव के अंगूठे में स्वेलिंग आ जाती है, रेडनेस होगी, शाइनी होगी और पेनफुल होगा। ठीक है, अब इसके साथ जो है हाँ जी पेनफुल होगा, तो वो जो बिग टो इसको हम कहते हैं, ये बिग टो साइन है। और वो कहेंगे मैं तो रात को बिल्कुल सही सोया था और सुबह उठा हूं तो मेरा पाँव का अंगूठा सूजा हुआ है और उसमें रेडनेस है, स्वेलिंग है, पेन है। तो ये एक सबसे बड़ी जो है ना हमारे पास साइन मिल जाते हैं। और सिम्टम्स तो फिर बाद को मोर देन भी इंक्रीज होती हैं, क्योंकि ये रिकरेंट अटैक भी होता है और रिकरेंट अटैक में फिर फर्दर जो है ना वो जो है ना ये। अच्छा, एक और बात मुझे याद आ गई कि ये पाँव के अंगूठे में ही अकोमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्यों होता है। वो इसलिए होता है कि इसको अकोमुलेशन के लिए, जमा होने के लिए यूरिक एसिड को जरा लो टेम्परेचर की जरूरत होती है। और अंगूठा जो लोअर एक्सट्रीमिटीज है हमारी, टांगे जो हैं, पाँव जो हैं, वो हार्ट से दूर हैं और उनका टेम्परेचर थोड़ा सा लो रहता है। ठीक है, तो इसको जो एटमॉस्फेयर चाहिए, इसको जो माहौल चाहिए अकोमुलेशन के लिए, जमा होने के लिए, वो फिर वो अंगूठे का इंतखाब करता है और वहां पर इंसानी बॉडी में टो में जाकर के जमा होना शुरू हो जाता है क्रिस्टल की फॉर्म में। जी, ये ठीक हो बहुत गया। एक बड़ा साइंस है। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छी इंडिकेशन आपने दी कि ये बात सामने आती है और अक्सर क्वेश्चन होता है कि ऐसा ही क्यों होता है कि पाँव का अंगूठा ही क्यों। तो ये बात है कि हमारे जो डिस्टल पार्ट्स होते हैं जिनका खून का दौरानिया जहाँ कम होता जाता है वो हमारे पाँव हैं, हमारे हाथ हैं, जहाँ पर ऐसा होता है। और इसीलिए डायबिटिक पेशेंट को कहा जाता है कि ब्लड की सर्कुलेशन के हवाले से अपने पाँव का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि वहाँ से प्रॉब्लम हो सकती है ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड एक्यूमुलेशन और उसकी सर्कुलेशन का जो है इशू बन जाता है। तो ये बात हो रही है इसी हवाले से कि इस तरह रिटेंशन होती है। एक तो हमने पानी का आपको बताया कि पानी का इंटेक जो है वो फ़ायदेमंद साबित होता है और अगर पानी का इंटेक अच्छा रहेगा तो वो एक्यूमुलेशन जो है वो फिल्ट्रेशन होने में उसकी मदद होगी और यूरिक एसिड जो आपकी ज़रूरत से ज़्यादा है वो आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। यहाँ हम बात कर लेते हैं उस डाइट के हवाले से कि जैसा कि हमारी माहिर ग़िज़ाइयत डॉक्टर सहर ने हमें बताया कि यूरिक एसिड जो है उसका ताल्लुक है खुराक के साथ बाकायदा। तो ऐसा क्या ताल्लुक है और कौन सी ऐसी खुराक है जो कि यूरिक एसिड बढ़ाने का सबब बनती है या उसकी वजह से बढ़ जाता है, हमें कौन सी नहीं खानी चाहिए, इस हवाले से डॉक्टर सहर काइंडली हमें गाइड कीजिएगा। जी जी बिल्कुल। सबसे पहला क्वेश्चन ही यही आता है मरीज का जब जब वो डॉक्टर के पास जाए कि अगर उसकी रिपोर्ट्स लाइक टॉक्सिसिटी लेवल पे आई हैं, ज्यादा आई हैं नॉर्मल से, तो यही क्वेश्चन आया जाता है कि भाई हम क्या खाएं और क्या ना खाएं। MNT मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी बोला जाता है कि फूड्स टू ईट, फूड्स टू अवॉइड। तो आप बेसिकली जिसका यूरिक एसिड लेवल ज्यादा रहता है वो चाहे किसी भी हेल्थ कॉम्प्लिकेशन की वजह से है या सिर्फ यूरिक एसिड ज्यादा है, दो डिफरेंट कंडीशंस है, या किसी क्रोनिक डिजीज की वजह से है या नॉर्मल पर्सन का भी यूरिक एसिड ज्यादा रह रहा है, उसको कोई और बीमारी नहीं है। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी डाइट में प्रोटीन ऐसी ऐड करनी है जो प्लांट बेस होनी चाहिए, लीन प्रोटीन। जो एनिमल बेस्ड प्रोटीन आप लोगे तो उसमें प्यूरिन की अमाउंट जो केमिकल कंपाउंड है वो और ज्यादा रेशो होगी। और आप जो लाइक लोगे मिल्क वाली प्रोडक्ट्स जो लोगे वो आपने हमेशा कोशिश करनी है फैट फ्री या स्किम मिल्क की तरफ जाना है। आपने होल मिल्क, क्योंकि मिल्क डेयरी प्रोडक्ट्स में भी प्यूरिन की अमाउंट होती है और आप जो स्पेशली बहुत ज्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं या क्रेविंग्स होती हैं और कंट्रोल नहीं होता, और क्योंकि प्रोटीन एक हमारे पास जो एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है मसल बिल्डिंग के लिए, और भी बेशुमार फंक्शंस हैं। कार्ब्स के बाद हमें प्रोटीन से एनर्जी मिल रही होती है। तो आपने कभी भी अपनी डाइट से, लाइफस्टाइल से एलिमिनेट बिल्कुल नहीं करना, रिस्ट्रिक्ट नहीं करना। आपने कम से कम अमाउंट ऐड कर लेनी है पोर्शन कंट्रोल के साथ, लेकिन वो प्लांट बेस्ड होनी चाहिए, एनिमल बेस्ड नहीं होनी चाहिए। सही, ठीक हो गया। और इस हवाले से डॉक्टर आयशा, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कौन से ऐसे अवामिल होते हैं कि जिनके बायस यूरिक एसिड बढ़ जाता है। इसमें 2 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि हाई प्रोटीन डाइट। सही। अगर आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल और जो जैसे कि आजकल हमारा लाइफस्टाइल है, एक बात इसके लिए मैं यही कहूंगी कि जब कोई भी इंसान
नेचर से और बैलेंस से हट जाता है तो वो खराबियों और बीमारियों का उसमें आगाज होना शुरू हो जाता है या खराबियों और बीमारियों में मुब्तला होना शुरू हो जाता है। और सेकंड इसकी कॉज ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने हाई प्रोटीन डाइट आप नहीं ले रहे लेकिन फिर भी आपकी बॉडी में यूरिक एसिड इंक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो चुका है तो फिर इट्स मीन कि आपको कोई किडनी की डिजीजेस हैं। और इसके अलावा ओबेसिटी जो है और लिवर फैटी लिवर है और टेंशन डिप्रेशन एक बहुत बड़ा जो है वो कॉज है। और इसके अलावा जो है एंजाइम्स की कमी अगर हो जाए आपकी बॉडी में, शुगर का इंटेक बहुत ज्यादा हो, सॉल्ट का शुगर का इंटेक बहुत ज्यादा हो और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो, क्योंकि प्यूरिन जो बन रही है वो प्रोटीन के मेटाबॉलिक यानी कि मेटाबॉलिज्म में ही वो जो है प्रोसेस में ही प्यूरिन बन रही है और फिर प्यूरिन के जब ब्रेकडाउन होता है तो फिर यूरिक एसिड बनता है। तो इट्स अच्छा डॉक्टर आयशा, ये जैसा आपने बताया तो इसमें कोई क्या लैब टेस्ट भी हैं, हम इसको कैसे डायग्नोज कर सकेंगे कि यूरिक एसिड जो है वो बढ़ चुका है? जी जी, इसमें यूरिक एसिड सीरम ब्लड टेस्ट होते हैं। ब्लड के थ्रू जो है ब्लड का सैंपल दिया जाता है और ब्लड के थ्रू जो है इसकी नॉर्मल वैल्यू को जो है वो डायग्नोज किया जाता है। और अक्सर जब भी हम अपने पेशेंट को कहते हैं कि आपने यूरिक एसिड का टेस्ट करवाना है तो मैं अक्सर फास्टिंग में बोलती हूँ कि फास्टिंग में यूरिक एसिड का टेस्ट जो है कि ये सैंपल आप जो है वो लैब में जाकर दें। तो बिल्कुल इसका ब्लड टेस्ट है। ठीक हो गया। अच्छा नाजरीन, आपने देखा कि यूरिक एसिड का जो टेस्ट है वो हम करवाते हैं जब, तो यूरिक सीरम टेस्ट होता है, वो ब्लड का टेस्ट होता है और उसमें पता चल जाता है कि कितनी अमाउंट जो है वो ज़्यादा है, कितना लेवल इंक्रीज़ कर गया, और उसके तहत आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके एक अच्छी मेडिकेशन ले सकते हैं। और होम्योपैथी डील करती है अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम। तो यहाँ हम बात हो ही रही है इसी हवाले से, तो डॉक्टर आयशा मज़ीद आप इस हवाले से हमें बताइएगा कि हमारी होम्योपैथिक में इसकी कोई मेडिकेशन मौजूद है यूरिक एसिड की? क्या यूरिक एसिड को नॉर्मल सतह पे लाया जा सकता है? जी जी, बिल्कुल ऐसा है कि होमियो में बहुत बेहतरीन मेडिसिन हैं और बहुत गुड रिजल्ट और गुड इफेक्ट्स उसके मिलते हैं। लेकिन मैं बात वही कहूँगी कि आप अपने डॉक्टर से मशवरा किए बगैर मेडिकेशन ना कीजिएगा। ये इसमें नक्स होमिका हमारी बड़ी अच्छी मेडिसिन है, यूरिक एसिड के नाम से है हमारी मेडिसिन, आर्टिका यूरिन है हमारी मेडिसिन, और लीजमपाल भी बहुत अच्छा वर्क करती है, सीपिया है, कैलकेरिया कार्ब है और कार्ब है। यानी कि मैं फिर वही बात करूंगी कि अकॉर्डिंग टू साइंस सिम्टम्स और अकॉर्डिंग टू पॉजिटिव फैक्टर हमारी मेडिसिन जो है वो वर्क करती है। सही, गुड वर्क करती है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर सहर, आप हमें बताइएगा, क्या ये जो यूरिक एसिड का पेशेंट होता है क्या ये रोज़ा रख सकता है? जी बिल्कुल, रोजा रखा जा सकता है, बिल्कुल इसमें कोई नहीं है कि आप रोजा नहीं रख सकते। जिस तरह शुगर वाला पेशेंट भी रोजे रख सकते हैं, सेम ऐसे ही यूरिक एसिड वाले भी रख सकते हैं। बस आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है अपनी खुराक का, कोई ऐसी इस तरह की खुराक नहीं लेनी के बाद में आपको कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़े। अच्छा, कहा जाता है कि ये खाने जी, कहा जाता है कि खाने पीने के शौकीन लोगों का मर्ज है, क्या ये सच है? जी बिल्कुल ये सच है। जो स्पेशली लाइक एनिमल फूड पे होते हैं, आई मीन टू से जो वेजिटेरियन नहीं होते, जो बेसिकली लाइक एनिमल प्रोडक्ट्स बिहाफ पे डाइट ले रहे होते हैं ज्यादा, तो उनका लाइक ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे स्पेशली बड़ी ईद पे भी इस तरह के केसेस बहुत सारे हमारे सामने आते हैं। कोई एहतियाती तदाबीर हमें बताइए कि हमारे पेशेंट जो है इससे बच जाएं। जी बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करें, साथ फिजिकल हेल्थ पे काम करते हुए साथ फिजिकल एक्टिव रहें। ठीक है, अगर आपका वेट ज्यादा है तो वेट को मैनेज करें, क्योंकि मोटापा ही हर बीमारी की जड़ है। आप अगर अपनी डाइट में, लाइफस्टाइल में कॉफी की एडिशन करेंगे तो वो एक अच्छा सोर्स होगा। मिल्क प्रोडक्ट्स में से आप फैट फ्री या स्किम मिल्क की एडिशन करेंगे तो परफेक्ट होगा। आई मीन टू से आप कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स सब लें, लेकिन पोर्शन कंट्रोल के साथ, कि ना तो आपने टॉक्सिसिटी की तरफ जाना है और ना ही आपने डेफिशिएंसी की तरफ जाना जी है। जी, तो ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है
या कोई ऐसा मर्ज नहीं है कि इससे बचा नहीं जा सकता। इससे बिल्कुल 100% हम क्योर हो सकते हैं अगर हम लोग जो है वो अपने हर ट्रीटमेंट को बेहतर अंदाज में लेके चलें। जैसे इन जनरल हम आलू ना खाएं, मतलब ये चीज़ है, इस तरह की चीज़ें, और मटन के हवाले से, गोश्त वगैरह के हवाले से आप क्या कहते हैं, ये खा सकते हैं यूरिक एसिड के पेशेंट? जी देखिए, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने पेशेंट्स को कभी भी ये नहीं कहूंगी कि फ्राइड आइटम्स लें। ठीक है, आप अगर बहुत ज्यादा शौकीन है, और ऑफ कोर्स हमें बीफ मटन से हमें सिर्फ प्रोटीन ही नहीं, हमें लाइक जिंक भी मिल रहा है, और भी बहुत अच्छे सोर्सेज मिल रहे हैं, फैट भी हमें मिल रहा है। लेकिन आप जो है वो इक्तदाल के साथ कि डेली बेसिस पे आप इसको लाइक लाइफ में ऐड ना कर लें, और आप अगर ले रही हैं तो इसकी प्रॉपर डाइजेशन के लिए ठीक फिर हो साथ गया, सैलिड का इस्तेमाल करें, ताकि जो है वो डाइजेशन प्रॉपर हो सके, टॉक्सिसिटी किसी किस्म की क्रिएट ना हो सके। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच। अच्छा डॉक्टर आयशा, आप दोनों के आने का बहुत शुक्रिया। आप कोई मैसेज देना चाहें इस सिलसिले में डॉक्टर आयशा कि यूरिक एसिड का जो मर्ज होता है वो किस उम्र में होता है, एक तो ये बताती चलें, और साथ ही साथ इन शॉर्ट ये बताइए कि कैसे जो है इसको होम्योपैथी से हम डील कर लेते हैं। इसका मर्ज जो है वो तकरीबन मेल्स में जो है वो 35, आफ्टर 35, पहले की रिसर्च वर्क में था कि वो 40 प्लस में हो रहा ठीक। था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया है तो हर चीज जो है वो अर्ली हो रही है। तो तकरीबन जो है 5 में मेल में हो रहा है, और फीमेल्स में जो है वो प्री मेनोपाज में, यानी कि जैसे 32 में अब प्री मेनोपाज स्टार्ट हो रहा है। तो जो मेनोपाज की एज होती है फीमेल की 32 से लेकर 45 तक की एज के दौरान, क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल फीमेल्स में कम हो जाता है, सही। तो आप नाजरीन को कोई मैसेज देना चाहें? बस ये कहूंगी मैं कि आप हेल्दी डाइट और हेल्दी लाइफ का इंतजाम करें, ठीक और हो गया। बैलेंस डाइट। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आयशा, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर सहर, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। हम किसी नेक्स्ट टॉपिक पे अपने अगले प्रोग्राम में नेक्स्ट वीक में आपसे मिलते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।